हम सभी ने इंक्लूडिंग मैंने प्रॉपर्टी में अच्छे पैसे बनाए हैं, बट क्या प्रॉपर्टी सेफ है? नेशनल एवरेज 10 से 11 होते हैं इंडिया में ऑन दी प्रॉपर्टी इश्यूज। सिक्योरिटी देती है, सेफ्टी देती है कि लेती है? लोग कहते हैं कि गोल्ड सेफ है, कभी गिरता नहीं है, तो क्या ये सही है? गोल्ड आप लेके आओगे, ना तो उसको पहन के जा सकते हो ना लेके जा सकते हो, और घर को भी खाली छोड़ के नहीं जाओगे। एफडी और डेट फंड हमेशा से सेफ होते हैं, क्या ये सही है? एफडी सेफ है, डेट फंड सेफ है, बट उस सेफ की डेफिनेशन क्या है? जय हिंद दोस्तों, फिनविजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट के कुछ बड़े मिथ जो कि इन्वेस्टर को काफी कंफ्यूज करता है। क्या जापान का मार्केट कभी रिकवर नहीं हुआ? क्या गोल्ड सबसे सेफ है? प्रॉपर्टी सभी को अमीर बना सकती है? और डेट एलोकेशन थंब रूल, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल संदीप मेलवार, जो आपके इन्वेस्टमेंट डिलेमा को आसान बना देते हैं। जय हिंद सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू अमिता। एंड यस, मार्केट में बहुत सारे मिथ्स होते हैं, लोगों की अपनी मनगणना है एंड लोगों की अपनी सोच है, लेकिन उनको फैक्ट से रिलेट करके, फैक्ट से सामने रख के से देखा जाए तो मार्केट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो यस, इन मिथ्स को रिमूव करना जरूरी है और इनको हम फैक्ट से आज आंसर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि लोगों का भरोसा बढ़े और लोगों को सही डिसीजन लें। अभी मार्केट में इन्वेस्ट करना नहीं करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वो मिथ्स को आउट करना जरूरी है। चलो आंसर करते हैं आपके एक बिल्कुल सर, कुछ लोग तो कहते हैं कि इक्विटी में रिटर्न नहीं बनते, वो इसमें जापान का एग्जाम्पल देते हैं। करेक्ट, क्योंकि जापान 1990 में 30 साल के बाद रिकवर हुआ है, क्या ये सही है? यस, मार्केट में ये बहुत बड़ा मिथ है कि जापान ने 1990 के बाद रिटर्न्स नहीं बने। जापान मार्केट जो कि 1990 में पीक आउट हुई थी। यस, अपेरेंटली जो जापान मार्केट है, निकाई 225 इंडेक्स है, उसने तकरीबन 38,000 का स्केल था जो 1990 के आसपास उन्होंने अचीव किया था, और वो अभी पिछले 2022-23 के दौरान उन्होंने वो दोबारा रिकवर किया। तो अपेरेंटली तो लगता है कि 3 दशक में उन्होंने कोई रिटर्न्स नहीं बनाए, लेकिन इसके लिए अंदर डाटा देखना जरूरी है, क्योंकि इस दौरान जो जापानीज येन है वो गोल्ड के अगेंस्ट गिर गया 90%, वो डॉलर्स के अगेंस्ट गिर गया 30%, और जो स्विट्जरलैंड का डॉलर है तो उसके अगेंस्ट गिर गया 30%। ठीक है, उनका इन्फ्लेशन रहा है तकरीबन 0 to 1% पिछले 30 साल में। उनके जो बैंक के रिटर्न्स है, वहाँ तो आपको ताज्जुब होगा कि वहाँ पे जब बैंक में आप पैसा जमा करने जाते थे तो पैसा उसमें इंटरेस्ट देने की बजाय बैंक उसको लॉकर की तरह रखता था, अपने ऊपर चार्ज और करता था, तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स थे। ठीक है, और इसलिए आपने देखा होगा कि जापान ने काफ़ी जगह इंक्लूडिंग इंडिया में इन्वेस्ट किया, सस्ते फंड्स देके उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में लगाए, क्योंकि वहाँ पे स्कोप नहीं था। तो जब इन सब में देखें तो जापानीज जो इक्विटी इन्वेस्टर्स ने तकरीबन 10% पर एनम का ग्रोथ देखा है। दो इंडेक्स डिडंट गो अप, बट वी हैव टू लुक एट द अदर रियलिटीज। इन ए वे, इन जापान ऑल अदर एसेट क्लासेस फेल्ड, एंड जापानीज मार्केट में हर इन्वेस्टर ने तकरीबन 10% एनुअल रिटर्न्स बनाए हैं इवन इन दिस पीरियड। क्योंकि वहाँ पे एफडी या जो बाकी जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसमें तो आपका रिटर्न्स बने नहीं, उसमें तो नेगेटिव रिटर्न्स है, और जब इन्फ्लेशन फ्लैट है तो आपके पास छोटा सा ग्रोथ भी ज़्यादा ग्रोथ दिखता है। तो जापानीज इन्वेस्टर्स ने पैसे बनाए हैं कि यस, जापानीज इंडेक्स भले ही वो 30 साल में ऊपर आई है, लेकिन अब तो ऊपर वो भी आ गई है। ठीक है, तो इक्विटी इन्वेस्टर्स ने ही जापान में सबसे ज़्यादा पैसे बनाए। सर, ये तो काफी नया सुनने को मिला जापान की मार्केट के बारे में। सर, एक ना बहुत ही कॉमन मिथ है जो कि लोग कहते हैं कि गोल्ड सेफ है, ठीक है, कभी गिरता नहीं है, तो क्या ये सही है? देखो, गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है और आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। हम भी बोलते हैं कि आपके पास 5 से 10% गोल्ड में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, बट वी वुड स्टिल लाइक टू कंसिडर ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन।
पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन, बिल्कुल क्योंकि वो इन्फ्लेशन को हेज कर देता है। और जब मार्केट डाउन होती है, मार्केट में कोई क्राइसिस होती है तो अप होती है। पर क्या गोल्ड सेफ है? क्या गोल्ड के प्राइसेस कभी नीचे नहीं जाते? तो थोड़ा डाटा देख लेते हैं। देखो, लेटेस्ट जाए तो 2012 में गोल्ड 34,000 रुपये तोला था। देख एंड उसको हम आगे बढ़े 6 साल बाद 2018 में गोल्ड वॉज अवेलेबल एट 27,000 रुपीज पर तोला। देख तो 6 साल में -20% गया है। उसके बाद कोविड आया, तो कोविड में वो 27,000 से सीधा 55,000 हुआ। 55,000 वो था अगस्त 2020 में, और जनवरी 2022 में उसके तकरीबन 1.25 साल बाद गोल्ड का रेट था 43,000 रुपये पर तोला। तो गोल्ड भी इक्वली वोलेटाइल है। यस, ओवर ए लॉन्ग पीरियड इट गिव्स यू इन्फ्लेशन के बराबर के आपके रिटर्न्स आए, क्योंकि 1980 से जब गोल्ड तकरीबन 1,000 रुपये तोला था, आज 1 लाख रुपए हो गया। उसने रिटर्न्स अच्छे बनाए हैं, इन्फ्लेशन को बीट भी कर दिया है अगर हम देखें पिछले 2-3 साल के रिटर्न्स तो। लेकिन वो क्या टोटली सेफ है? आंसर है नो। वो भी इक्वली वोलेटाइल है। और आपको ये ताजुब होगा कि पिछले 45 साल में 1979 से मार्केट है, इक्विटी मार्केट जो नेगेटिव में क्लोज हुई है 18 ईयर्स हुई है, और गोल्ड भी 18 ईयर्स ही नेगेटिव में क्लोज हुआ है। तो इक्वली वोलेटाइल है, बट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है जो सबके पास होना चाहिए। लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट की तरह लें, क्योंकि ज्वेलरी वगैरह ले ली तो वो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, क्योंकि इसमें मेकिंग चार्जेस, जीएसटी वगैरह भी जाता है और प्योरिटी के इश्यूज होती हैं। जो इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड ईटीएफ है, गोल्ड फंड्स हैं, उसके थ्रू आप इन्वेस्ट करिए। पहले एसजीबी होता था, अभी तो बंद हो गया, वो अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो गोल्ड अच्छा इन्वेस्टमेंट है, पर टोटली सेफ है? आंसर इज नो। और दूसरा, सेफ्टी वैल्यू के ऊपर एक होती है, लेकिन जब गोल्ड आप लेके आओगे, उसको रखोगे, तो वो सेफ्टी देगा कि लेगा? वो तो एक्चुअली लेगा, क्योंकि आप ना तो उसको पहन के जा सकते हो, ना लेके जा सकते हो, और घर को भी खाली छोड़ के नहीं जाओगे। तो सेफ्टी देनी पड़ती है अगर वो वाली सेफ्टी की बात करें, इसलिए हम उसको लोकर वगैरह में। गोल्ड अच्छा इन्वेस्टमेंट है, पर टोटली सेफ है वो आपने देखना पड़ेगा। सर, इंडियन कम्युनिटी में गोल्ड को काफी सेफ माना जाता है। आज आपने बहुत बड़ा एक मिथ बस्ट किया है। सर, लोग प्रॉपर्टी को सेफ और अच्छा इन्वेस्टमेंट मानते हैं, तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? यस, हम सभी ने, इंक्लूडिंग मैंने, प्रॉपर्टी में अच्छे पैसे बनाए हैं, पर क्या प्रॉपर्टी सेफ है? क्या प्रॉपर्टी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है? मेरा आंसर है क्वेश्चन मार्क। ओके, मैं इसमें कुछ डाटा देता हूँ आपको। मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आज आपने प्रॉपर्टी ली, उसमें 8 से 10% रजिस्ट्रेशन चला गया, कुछ लॉजिस्टिक कॉस्ट हो गया, क्योंकि आपने 5-6 महीने उसको सर्च सर्वे किया होगा, चाहे यार रिश्तेदारों के साथ देखने गए होंगे, उनसे सलाह ली होगी, वो भी एक कॉस्ट है। दूसरा, जब आप घर लोगे तो उसमें किराए पे देने से या कुछ उसको देने से पहले उसमें 5-7 लाख का, 1 करोड़ के घर में 5-7 लाख का रिनोवेशन वगैरह कराओगे। अभी वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में 1-20 लग गए, कल को 1 की भी बिक रही है, क्योंकि मार्केट रेट 1 का होगा तभी तो 1 की मिली, तो क्या आपके 20 लाख रुपए वापस आ जाएंगे? तो ये 15 से 20% कॉस्ट होता है जो पहले दिन जाता है। दूसरा है प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन। आज के दिन प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन की बहुत बात हो रही है। हम द्वारका में रह रहे थे, द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज आज बोल रहे हैं कि पिछले साल 10,000 की थी और अभी 17,000 की हो गई है पर स्क्वायर फीट। तो मैं इसमें आपको एग्जांपल देता हूँ। यस, प्रॉपर्टी का जनरली रेट यहाँ पे, सेलिंग रेट तो एटलीस्ट 16-17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है, लेकिन सेम प्रॉपर्टी, जैसे पूरी डिप्लोमेटिक की बात करें, वो आया था जब हम दिल्ली में थे पिछली बार 2009-10 में, तब वो 7,700 के करीब पर स्क्वायर फीट लॉन्च हुआ था, मुझे याद है। और 7,700 से कोविड तक वो 2009 से 2019-20 तक 7,700-7,500 पे अवेलेबल था। अब वो बढ़ के 17,000 हो गया। तो लोगों को लग रहा है कि वो पिछले 3-4 साल में 7-8 हज़ार से 17-18 हज़ार डबल हो गया। नहीं नहीं, पिछले 4-5 साल में डबल हुआ है, लेकिन पिछले 15 साल में भी डबल ही हुआ है। तो अगर मैं 15 साल में डबल की बात करूं तो 4% रिटर्न्स आए हैं। ठीक है, तो वो एक ये बात है। दूसरा है, लोगों को लगता है प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी का एक एसेट क्लास है, वो एसेट क्लास का एक साइकिल था, जो साइकिल शायद बीत गया है। वो साइकिल था हमारा
1990 से लेके 2010 के करीब। उसके बाद इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पीक आउट हुआ है और प्रॉपर्टी भी पीक आउट हो गई है। अभी सबके पास तो घर है और आगे बच्चे तो एक एक दो दो हैं, पहले चार चार छः छः आठ आठ बच्चे भी होते थे, तो तब घरों की जरूरत थी, अभी शायद नहीं है। तो वो जमाना था जब प्रॉपर्टी ने रिटर्न्स दिए, अभी शायद नहीं देगी। दूसरा, आपने सेफ्टी की बात करी कि प्रॉपर्टी सेफ है, लेकिन देश भर में देखो तो तकरीबन 70% मुकदमे तो प्रॉपर्टी के ऊपर है। तो प्रॉपर्टी ने सेफ्टी दी या ली? दूसरा, अगर आप डाटा देखो तो हर दिन 10 से 11 मर्डर होते हैं ऑन द नेशनल एवरेज। 10 से 11 मर्डर होते हैं इंडिया में ऑन द प्रॉपर्टी इश्यूज। सिक्योरिटी देती है, सेफ्टी देती है कि लेती है? ये आप देख लीजिए। अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से आपकी जितनी ज़रूरत है उतनी ही हो। कि आपको एक घर की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, तो घर लें। आप डिसाइड करें कब लेना है। मेरा तो सलाह ये होगी कि जब आप फाइनली सेटल होने जा रहे हैं, रिटायर हो गए, उस टाइम पे डिसाइड करिए कि कहाँ पे मैं घर लूँ, कैसा घर लूँ। क्योंकि हम घर ले लें 30-40 की उम्र में ले लिया और 60-65 में साल में सेटल होना है, तो तब तक तो वो किराए पे रहेगा, वो घर डेप्रीशिएट हो जाएगा। 20-25 साल बाद वो घर रहने लायक रहेगा नहीं रहेगा, वो क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि 20-25 साल में बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे हमारा खुद का घर AWHO द्वारका में जो है, हमें 12-13 में मिला, 11-12 साल हुए हैं, हमें लगने लगा है कि ये तो पुराने घर हो गए। हम सोचने में लगे हुए हैं कि उसको अपग्रेड कर लें, क्योंकि आज के दिन नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई तरह के घर आ गए, तो ये चीज़ें चेंज होती हैं। तो सेफ है, क्वेश्चन मार्क, लेकिन होना चाहिए एक घर वो, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से, उस हिसाब से लें जहाँ आप फाइनली सेटल हो रहे हैं। तो अगर आपने गोल्ड और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ही करना है तो बेस्ट इज गो थ्रू दी फाइनेंशियल एसेट्स। गोल्ड फंड है, मल्टी एसेट फंड है, प्रॉपर्टी में रीट्स आ रहे हैं, तो आपने किराए लेना है तो उसके थ्रू आप करिए। एंड पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके करिए, थोड़ा थोड़ा कंपोनेंट सबका होना चाहिए। मेजोरली आपका फाइनेंशियल एसेट्स में हो, इक्विटी में हो, मार्केट में हो, तो ज़्यादा रिटर्न देगा। राइट सर, आपने बिल्कुल सही बोला कि हमें एक तो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। बिल्कुल। और हम यंग एज में तब वो घर खरीद लेते हैं, पर उस जब हम रहने लायक होते हैं तो उस टाइम हमें काफ़ी चेंजेस करने पड़ते हैं, करें। तो वो घर रहने के लायक नहीं होता। तो बहुत अच्छी तरह से आपने बताया इसमें। तो सर एक और मिथ है जो कि लोग कहते हैं कि एफडी और डेट फंड हमेशा से सेफ होते हैं, क्या ये सही है? देखो, एफडी सेफ है, डेट फंड सेफ है, बट उस सेफ की डेफिनेशन क्या है? देखो, उसमें वॉलेटिलिटी अलग होती है, उसमें जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो अलग होते हैं। मार्केट इक्विटी की बात करें तो उसमें फैक्टर्स अलग हैं, वो रोज अप डाउन होता है, किसी भी न्यूज़ पे हो जाता है। डेट भी अफेक्टेड होता है, लेकिन उसके फैक्टर्स अलग होते हैं। तो एफडी सेफ है, यस, रिलेटिवली सेफ है। नहीं तो हमने देखा था यस बैंक की एफडी को क्या हुआ था, और पीएमसी पंजाब महाराष्ट्र कॉरपोरेशन बैंक है, उसके 2-2 साल लोगों के पैसे फंसे रहे थे। तो एब्सोल्युटली सेफ तो नहीं है। दूसरा, हर इन्वेस्टर को, हर पेन को एक बैंक में, आपको आरबीआई की जो इंश्योरेंस है, DIGCC करके इंश्योरेंस है, जिसमें हर पैन नंबर 5 लाख तक की आपको इंश्योर करता है। हर पैन नंबर पे जितना भी आपका अमाउंट है वो इंश्योर करता है, तो वो सेफ्टी है, क्योंकि गारंटीड तो वो भी नहीं है, बट रिलेटिवली सेफ है। यस, आपका कुछ शॉर्ट टर्म का पैसा डेट या एफडी इंस्ट्रूमेंट्स में होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के पैसे को आपने एग्रेसिव या वोलेटाइल एसेट्स में नहीं डालना है। क्योंकि मार्केट तो रिकवर तो हो जाती है, बट रिकवरी में 1-2 साल भी लग जाते हैं। जैसे पिछले 1 साल से मार्केट डाउन है, जिसने अपना शॉर्ट टर्म का पैसा अगर इक्विटी मार्केट या इक्विटी फंड्स में डाला है तो उसने नुकसान उठाया हो। एक एसेट क्लास है जिसको शॉर्ट टर्म के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ना करें। अगर सेफ्टी वैल्यू से करते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जब हम रिटायर हुए, मैं दूध लेने नीचे गया, मान लीजिए मेरे पास 60 रुपये थे, मैंने 30 रुपये का तो 1 लीटर दूध ले लिया, क्योंकि उस टाइम टोन्ड मिल्क पीते थे, वो 30 रुपये लीटर था, और 30 रुपये मैंने एफडी में किए होते, तकरीबन 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था, और ये 2018 की बात है। आज तक 7.5 साल हो गए, 2025 सितंबर अक्टूबर आ गया, तो 7.5 साल में अगर मैंने 7% रिटर्न लिए होते
तो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट से 46 रुपीस, मेरे वो एफडी 30 से 46 होती। लेकिन सेम टाइम में जो दूध का रेट आज मैं नीचे लेने गया तो दूध का रेट है 60 रुपये लीटर टोन मिल्क। तो मैंने तो उस पर टैक्स भी दिया, टैक्स कटा के तो 42 रुपीस रह गए। तो मेरे पास 1 लीटर दूध की जगह 700 ml दूध मिला। तो 300 ml दूध कहाँ गया? मैं तो कहूँगा एफडी ने चुरा लिया। एफडी ने वो धीरे धीरे करके उसकी वैल्यू डाउन कर दी, इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाया। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सेफ्टी की डेफिनेशन क्या है। वैसे इंडियन इन्वेस्टर्स के बैंक पर रिलाई कर सकते हैं, स्पेशली लार्ज प्राइवेट बैंक्स हैं, सरकारी बैंक्स हैं, उन पे आप सेफली इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आपने वो देख लीजिए, इन्फ्लेशन को बीट शायद नहीं कर पाएगा, एंड स्पेशली पोस्ट टैक्स तो बिल्कुल नहीं करेगा। लोगों को लगता है कि मार्केट ही वेरिएबल होती है, एफडी रेट्स भी वेरिएबल होते हैं। जब हम स्कूल कॉलेज के डेज में थे तो एफडी इंटरेस्ट रेट 14-15% आराम से होते थे, आज के दिन वो घट के 7% हो गए। तो ये भी वेरिएबल होते हैं, और धीरे धीरे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती है इंटरेस्ट रेट नीचे ही आते हैं। तो सेफ की डेफिनेशन आपने डिसाइड करनी पड़ेगी। वैल्यू सेफ नहीं है उसकी, परचेजिंग पावर पैरिटी सेफ नहीं है। वैसे तो आपकी मनी जनरली सेफ है बैंक। सेम इज डेट फंड। तो डेट फंड जो है वो आपसे पैसा इकट्ठा करके लोन देते हैं, एंड उसमें जो इंटरेस्ट आता है उसका आपको पास आउट कर देते हैं। वो भी वेरिएबल होते हैं, क्योंकि पिछले अगर हम देखें 2018-19-20 में काफ़ी सारी कंपनियां बैंकरप्ट गई थी, जैसे आईएलएफएस गई थी, डीएचएफएल हुआ, इवन आइडिया सेलुलर का भी लोन वो हुआ था। तो उस टाइम पे जो फ्रैंकलिन के 5 स्कीम जो फ्रोजन हुए थे, जिसमें लोगों के पैसे फंसे थे, वो सारी डेट स्कीम थी। और फ्रैंकलिन तो एक था जिसने फ्रीज कर दी, और बहुत सारे अदर म्यूचुअल फंड थे, जैसे यूटीआई की 2-3 फंड्स थे, एचडीएफसी के भी 1-2 स्कीम्स थे, निपोन का था, जो डेट फंड्स थे उन्होंने हेयर कट लिया था, उनको साइड पॉकेट करके आपकी जो है वैल्यू डाउन करके। तो वहां पे भी लोगों का नुकसान हुआ है। तो एब्सोल्युटली सेफ तो वो भी नहीं है। तो उस दौरान में क्या हुआ कि जो इक्विटी मार्केट डाउन थी 2019-20 में, इक्विटी वाले तो रिकवर करके वहां से डबल से ऊपर हो गए, लेकिन डेट वाले रिकवर नहीं कर पाए। तो इसलिए कहावत भी है कि एफडी और डेट इज टू स्टोर वेल्थ, इक्विटी इज टू ग्रो वेल्थ। और दूसरा है मार्केट इज वोलेटाइल, बट मार्केट जनरली राइजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एंड डेट और एफडी लॉसेस आर जनरली परमानेंट। वेरी करेक्टली सेड सर। आपने सही बोला कि जो शॉर्ट टर्म का पैसा है वो हमें एफडी में डालना चाहिए, और लॉन्ग टर्म का पैसा हमें इक्विटी उसमें वो करना चाहिए। सर, एक एसेट एलोकेशन का रूल है 100 माइनस ए इज इक्वल्स टू इक्विटी। तो ये अभी भी क्या रेलिवेंट है? देखो, एक थंब रूल है जो बना हुआ है, बट हर इन्वेस्टर अलग है, हर इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट अलग है, फाइनेंशियल सिचुएशन अलग है। तो ये सब पे एप्लीकेबल नहीं है, और मैं इसमें टोटली विश्वास नहीं रखता हूँ। क्यों नहीं रखता हूँ? 100 माइनस एज तो बोलता है कि अगर आप 20 साल के हो तो आप 80% इक्विटी में जा सकते हो, लेकिन अगर आप 60, 65 या 70 साल के हो तो आप इक्विटी में कम से कम जाओगे। बट क्या एक यंगस्टर की हाई रिस्क हो सकती है और जो रिटायर्ड है उसकी रिस्क कम होगी? ऐसा कैसे है? क्योंकि एक यंगस्टर है, जैसे हम कमीशन हुए, जैसे ही हम कमीशन हुए पेरेंट्स ने बोला कि भाई अभी छोटे भाई की पढ़ाई और सिस्टर की मैरिज तेरी जिम्मेवारी है, और पेरेंट्स भी उस टाइम पे बीमार चल रहे थे। तो क्या मैं अपने पैसे को रिस्क में डाल सकता था? नहीं। आंसर है नहीं, क्योंकि मुझे उनको सपोर्ट करना था, क्योंकि स्कूल की फीस तो टाइम टू टाइम जाएगी, शादी है तो साल 2 साल में हो जाएगी। मैं उसको इक्विटी में डाल सकता था क्या? मेरे फादर कल बीमार हो गए होते, हॉस्पिटल में जरूरत होती और पड़ी भी, तो क्या वो पैसे इक्विटी से वापस आ जाते? आंसर है नहीं। तो मेरी रिस्क एपेटाइट लो थी, और इस स्टेज में आके भी हमारे बड़े बेटे की जॉब लग गई है, अगर छोटे की भी लग गई तो हमारी लायबिलिटी क्या बचेगी? ज़्यादा नहीं बचेगी। पेंशन है वो, उससे जनरली नॉर्मल गुजारा तो चल जाता है। तो एक रिटायर्ड जो ऑफिसर है या जो पेंशनर है, उसकी पेंशन आ रही है, उसकी जिम्मेवारियां खत्म हो गई हैं, तो उस रिस्क हाई हो सकती है।
वो एग्रेसिव एसेट्स में जा सकता है। अगर वो शॉर्ट टर्म में जाएंगी ऊपर नीचे, बिल्कुल जाएंगी, एग्रेसिव एसेट्स है तो बिल्कुल जाएंगी, लेकिन उसको वो पैसा शायद नहीं चाहिए, वो पैसा तो पास ही करना है बच्चों के लिए, तो उसके लिए तो 20-30 साल का उसका पीरियड है, तो पास ऑन हो जाएगा। तो ये देखो, रिस्क एपेटाइट इंडिविजुअल होती है, एसेट एलोकेशन इंडिविजुअल होता है, इसमें ये थंब रूल मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सर, एक कॉमन एडवाइस है कि एज के साथ इन्वेस्टमेंट रिस्क कम करो, क्या ये रेलिवेंट है? यस, राइट एडवाइस है। एज के साथ हमने रिस्क एपेटाइट हमारी कम हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एग्रेसिव एसेट्स को छोड़ दें, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद में आपके खर्चे तो जारी रहेंगे, रादर आपकी मेडिकल कॉस्ट वो तो बढ़ेंगे, जिम्मेवारियां बढ़ेंगी, क्योंकि अभी पहले आपके साथ 1 या 2 बच्चे थे, अभी नाते नाती भी हो गए, पोते पोती भी हो गए, तो उनको भी आप कुछ गिफ्ट करना चाहोगे या ट्रीट करना चाहोगे। अभी तक आप जॉब में रहे हो तो लिमिटेड रिसोर्सेज थी, तो उनसे काम चल गया, अभी आप घूमना फिरना चाहोगे, रिश्तेदारों से मिलना चाहोगे, दुनिया भी देखना चाहोगे, तो खर्चे तो बढ़ेंगे। तो एक बढ़ते हुए खर्चे आप टोटल डेट में जाके या रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करके तो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इक्विटी को जीरो करना गलत होगा। अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत इक्विटी जरूर रखिए, क्योंकि ग्रोथ तो इक्विटी से आएगी और इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स इक्विटी से आएंगे। तो इक्विटी जीरो नहीं करना है, रिस्क कम करना है। इसलिए आपने करना है कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइम पीरियड में डिवाइड करिए। जो अगले 1 से 3 साल तक आपको पैसा चाहिए, उसको जनरली डेट की तरफ रखिए, 3 से 5 वाले को बैलेंस फंड या मल्टी एसेट फंड की तरफ जाइए, और लॉन्ग टर्म को आप इक्विटी और डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में जाइए। तो ये मेरा होगा, टोटली रिस्क फ्री नहीं होना है। सर, आपने बिल्कुल सही बोला कि महंगाई को देखते हुए टोटली सेफ में काम नहीं चलेगा, इन्वेस्टमेंट थोड़ा इक्विटी होना पड़ेगा, इक्विटी होना पड़ेगा। सर, कुछ रिटायरीज को लगता है कि उन्हें सफिशिएंट अमाउंट मिल गया है आफ्टर रिटायरमेंट, तो उन्हें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, यही बहुत है। इसमें आपका क्या ओपिनियन है सर? यस, जब हम फौजी ऑफिसर जब सुपर एनुएट होते हैं तो उनको तकरीबन 1 करोड़ मिलता है, और तकरीबन 1 से 1.25 लाख की पेंशन मिलती है। देखने में तो अच्छा लगता है, एंड काफ़ी अमाउंट होता है कि हम फौजियों ने तो पहली बार ही देखा होता है 1 करोड़ रुपया। देखो, लेकिन जब हम देखते हैं, बाहर आते हैं, तो 1 करोड़ रुपए में एक घर लोगे आप 1 करोड़ का, तो उसमें 20-22 हज़ार का किराया आएगा। एक्टिव इनकम थी, पेंशन तो आपकी 50% होगी, क्या उसको गैप को भरपाई कर पाएगा? आंसर है नो। एक उस पर आप इंटरेस्ट लीजिए, अगर एफडी में डालोगे तो 1 करोड़ रुपए आपको तकरीबन 40-42 हज़ार रुपये पर मंथ आएंगे, टैक्स कट कटा के, क्योंकि 7% मिलता है, 30% टैक्स चला गया, तो आपको 5 लाख रुपए साल में मिले, 42 हज़ार पर मंथ, तो 42 हज़ार से कॉम्प्लीमेंट कर पाएगा। तो क्या आपकी लाइफस्टाइल नीड्स पूरी हो जाएंगी? आज हो सकता है पूरी हो जाए, बिकॉज यू आर यूज टू दैट, कि अभी तक भी आपका शायद 80 या 1 लाख रुपए से पर मंथ काम चल रहा था। पर जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और मैंने आपको अभी दूध वाला एग्जाम्पल दिया, तो इन्फ्लेशन तो हमारा जो है तकरीबन 8 से 10% पर एनम बढ़ता है, और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की बात करें तो तकरीबन 12% है। ठीक है, क्या वो इसी पैसे से पूरा हो जाएगा? क्या इसको एफडी में करने से इन्वेस्टमेंट पूरा हो जाएगा? क्या आपको डीए उतना मिलता है? क्योंकि डीए पिछले साल मिला, एक बार 2%, एक बार 3%, 5% डीए, अभी आपके पे इंक्रीमेंट तो मिलेंगे नहीं, तो 5% डीए मिल रहा है, इन्फ्लेशन आपका बढ़ रहा है 10 से 12%, तो उसको कैसे मीट कर पाओगे? धीरे धीरे आपको लगेगा, अभी तो रियलाइज नहीं होगा, लेकिन 8-10 साल बाद रियलाइज होगा कि भाई मुश्किल हो गया, तो लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो आपने उसको, पैसे को अच्छी तरह इन्वेस्ट करना है, और हो सके तो कुछ काम भी कर लेना, मेंटली भी एंगेज रहोगे, फिजिकली एंगेज रहोगे, और एक हेल्दी लाइफ जी पाओगे। तो अच्छी तरह इन्वेस्ट करो और अपनी लाइफ को आगे लेके चलो, क्योंकि अभी आपके 30-40 साल और बाकी हैं। अभी आप देखो पिछले 30-40 साल में आपकी लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुई, अगले 30-40 साल में भी चेंज होगी। ज़रूरतें तो बढ़ती जा रही हैं, मेडिकल कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो अच्छी तरह इन्वेस्ट करो एंड अपने आप को एंगेज रखो, फिजिकली हेल्दी रहो, इन्वेस्ट वेल करो, अपने पैसे को भी ग्रो करो। वो तरीका है एक अच्छी रिटायरमेंट लाइफ जीने का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने कई सारे मिथ्स को समझा
और हमें पता चल गया कि भाई कैसे हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हमने काफ़ी सारे मिथ्स बस्ट किए हैं। ब्लाइंडली चीज़ों पे विश्वास ना करें, इन्वेस्ट करें तो सोच समझ के करें, रिसर्च करके करें। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है इन मिथ्स को लेके तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। फिन विजन हमेशा आपके साथ है। थैंक यू। जय हिंद।